तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि अगर दो लाइंस का स्लोप्स हमें पता हो तो फिर उस इंफॉर्मेशन से हम उन दो लाइंस के बीच का एंगल कैसे पता करते हैं। तो सबसे पहले दो लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स से ये पहला लाइन है और दूसरा स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसा है। अब इन दोनों के बीच का अगर आप एंगल देखें तो आपको दो तरह का एंगल मिलेगा। एक तो आपको ये वाला एंगल मिलेगा जो कि यहाँ पर इस फिगर के हिसाब से ये एक्यूट एंगल है, लेट्स से दैट इज़ थीटा। और दूसरा एंगल हमें यहाँ पर ये मिलेगा, इस फिगर के हिसाब से ये ऑब्ट्यूज एंगल है और यहाँ पर हमने इसे फाई नाम दिया। तो हमें देखना है कि इन एंगल्स का वैल्यू इन लाइंस के स्लोप के रेस्पेक्ट में क्या होता है, उसके टर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो स्लोप पता करने के लिए सबसे पहले तो हमें जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, जो एक्स एक्सिस है, उसे ड्रॉ करना होगा। तो लेट्स से दिस इज़ द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एक्स एक्सिस। अब यहाँ पर स्लोप के लिए हमें ये दो एंगल्स चाहिए होगा। यहाँ पर ये जो एंगल बना रहा है, लेट्स से दैट एंगल इज़ अल्फ़ा। अगर ये एंगल अल्फ़ा होता है तो फिर ये पहला लाइन जो है जिसका स्लोप लेट्स से m1 है, देन दैट m1 इज़ इक्वल टू टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा। और ये जो दूसरा लाइन है, लेट्स से इसका स्लोप जो है m2 है और ये इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ ये बीटा एंगल सबटेंड कर रहा है। देन m2 जो कि दूसरे स्ट्रेट लाइन का स्लोप होगा, दैट विल बी इक्वल टू टेंजेंट ऑफ बीटा। अब यहाँ सिंपल जियोमेट्री से आप ये पता कर सकते हैं कि थीटा, अल्फ़ा और बीटा के बीच क्या रिलेशन है। लेकिन उससे पहले जो सिंपलर रिलेशन है उसे मैं एक बार लिख लेता हूँ कि यहाँ पर थीटा और फाई जो है, ये दो एंगल्स थीटा और फाई, इन दोनों को अगर आप जोड़ते हैं तो आपको 180 डिग्री मिलेगा। ये पहला रिलेशन है, इन दोनों एंगल्स के बीच का रिलेशन। अब देखते हैं अल्फ़ा, बीटा और थीटा के बीच क्या रिलेशन होगा। आप गौर से देखिए, ये वाला एंगल जो होगा ये होगा 180 डिग्री माइनस बीटा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। अब आप देखिए ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का समेशन, मतलब ये वाला एंगल विच इज़ 180 डिग्री माइनस बीटा, ये वाला एंगल जो कि अल्फ़ा है और ये वाला एंगल जो है, इन तीनों का समेशन अगर 180 डिग्री होना है तो फिर ऑब्वियसली ये जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल होगा, इस एंगल का वैल्यू हो जाएगा बीटा माइनस अल्फ़ा। तब जाके इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमें 180 डिग्री मिलेगा। एंड दैट थीटा इज़ इक्वल टू बीटा माइनस अल्फ़ा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स हैं। सो थीटा इज़ इक्वल टू बीटा माइनस अल्फ़ा। सबसे पहले तो मैं ये लिख लेता हूँ कि थीटा इज़ इक्वल टू बीटा माइनस अल्फ़ा। अब देखिए ये जो बीटा है, बीटा का टेंजेंट वैल्यू m2 के बराबर है और अल्फ़ा का टेंजेंट वैल्यू विच इज़ टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा, ये m1 के बराबर है। तो यहाँ पर m1 और m2 को अगर इंसर्ट करना होगा तो फिर हमें इस एंगल का टेंजेंट वैल्यू को कंसीडर करना होगा। मतलब ये एंगल जो कि इसके बराबर है, दोनों का टेंजेंट वैल्यू अगर हम कंसीडर करते हैं तो हम कहेंगे यहाँ पर कि टेंजेंट ऑफ थीटा इज़ इक्वल टू टेंजेंट ऑफ बीटा माइनस अल्फ़ा। अब देखिए टेंजेंट ऑफ बीटा माइनस अल्फ़ा, ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला हम अगर यहाँ पर अप्लाई करते हैं, दैट इज़ इक्वल टू टेंजेंट ऑफ बीटा माइनस टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट ऑफ बीटा इंटू टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा। सो पहले अल्फ़ा को भी लिख सकते हैं हम, टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा इंटू टेंजेंट ऑफ बीटा। आई होप कि आपने ट्रिगोनोमेट्री सीरीज़ के वीडियोस को देखा है, उस चैप्टर के वीडियोस को। अगर नहीं देखा है तो होम पेज पे आप जाएं, होम पेज पे जाएंगे तो आपको स्टैंडर्ड वाइज, सब्जेक्ट वाइज आपको सेक्शंस मिलेंगे। उन सेक्शंस में मैथमेटिक्स वाले सेक्शन में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर जो भी चैप्टर्स अवेलेबल है उन चैप्टर्स का प्लेलिस्ट आपको एक के बाद दूसरा मिल जाएगा। वेल, यहाँ पर अगर हम यही टेंजेंट ऑफ बीटा का वैल्यू विच इज़ m2 और टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा का वैल्यू विच इज़ m1, इन्हें अगर हम यहाँ पर इन वैल्यूज़ को अगर पुट करते हैं तो हमें यहाँ पर मिलेगा m2 माइनस m1
डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। आप इसे m2 इंटू m1 भी कह सकते हैं। ये क्या है? ये टेंजेंट ऑफ थीटा का वैल्यू आया। वेल, टेंजेंट ऑफ थीटा का वैल्यू अगर ये आता है तो यहाँ से हम टेंजेंट ऑफ फाई का भी वैल्यू पता कर सकते हैं। टेंजेंट ऑफ फाई का भी वैल्यू हम यहाँ से पता कर सकते हैं। टेंजेंट ऑफ थीटा इज़ दिस वन। अब देखिए, चूँकि ये रिलेशन वैलिड है, चूँकि ये वाला रिलेशन वैलिड है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि फाई इज़ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस थीटा। तो फिर अगर दोनों का टेंजेंट वैल्यू हम कंसीडर करते हैं, टेंजेंट ऑफ फाई इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा, एंड टेंजेंट ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ टेंजेंट ऑफ थीटा। ये भी हमने ट्रिगोनोमेट्री में देखा था, ट्रिगोनोमेट्री के लेक्चर्स में। तो फिर यहाँ से आप देखें कि टेंजेंट ऑफ फाई टेंजेंट ऑफ थीटा का नेगेटिव वैल्यू होगा, हेंस टेंजेंट ऑफ फाई इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ m2 माइनस m1, इसी का नेगेटिव वैल्यू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2, या पहले m1 ही लिख देते हैं, 1 प्लस m1 इंटू m2। तो ये दोनों रिलेशंस जो है, एक तो फाई के लिए, टेंजेंट ऑफ फाई के लिए वैल्यू मिला हमें, और दूसरा टेंजेंट ऑफ थीटा के लिए हमें वैल्यू मिला। इस रिलेशन से आप देखें, हाँ, यहाँ पर जब भी हम लोग टेंजेंट का फार्मूला यहाँ पर यूज़ करते हैं या किसी भी तरह का फार्मूला यूज़ करते हैं जहाँ पर कि कोई फ्रैक्शन हो, तो यहाँ पर हमें इंडिकेट करना पड़ता है कि प्रोवाइडेड दैट 1 प्लस m1 m2 इज़ नॉट इक्वल टू 0, इज़ प्रोवाइडेड दैट, ऐसा नहीं हो सकता, ज़ीरो नहीं हो सकता है, इसे नॉट इक्वल टू 0 होना होगा, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो पूरा का पूरा फ्रैक्शन जो है ये अनडिफाइंड हो जाता है। वो चीज़ यहाँ पर भी लागू होगा, तो ये चीज़ मैं हर बार नहीं लिखूँगा, ये हर जगह पे वैलिड होगा ऐसे सिचुएशंस में। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखें कि अगर इनमें से एक एंगल एक्यूट होता है तो दूसरा एंगल ऑब्ट्यूज होगा। तो मैं कुछ कंडीशंस यहाँ पर लिख रहा हूँ, जैसे कि अगर मान ले मैं ये वैल्यू पता कर रहा हूँ, मैं m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2, इस वैल्यू को मैं इवैल्यूएट कर रहा हूँ, और इस वैल्यू को इवैल्यूएट करने से हो सकता है ये पॉजिटिव आए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इसका वैल्यू नेगेटिव आए। तो सबसे पहला कंडीशन ऐसा हो सकता है कि इसका वैल्यू जो है ये पॉजिटिव आया। इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा, इसका दो मतलब निकलता है। इसका वैल्यू पॉजिटिव आने का मतलब, आप देखिए, ये टर्म अगर पॉजिटिव आएगा इसका मतलब टेंजेंट ऑफ थीटा पॉजिटिव होगा इस केस में। सो टेंजेंट ऑफ थीटा इज़ पॉजिटिव, और टेंजेंट ऑफ थीटा पॉजिटिव तब होता है जब ये एंगल, टेंजेंट ऑफ एन एंगल पॉजिटिव तब होगा जब ये एंगल जो है, ये एंगल एक्यूट एंगल होगा। सो थीटा इज़ एक्यूट इन दिस केस। एक्यूट मतलब 0 से 90 डिग्री के बीच में है, और ये पॉजिटिव आने का मतलब, ये वैल्यू जो है इसका पॉजिटिव आने का मतलब ये है कि ये ओवरऑल टर्म जो है नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव साइन है। सो ये ओवरऑल टर्म नेगेटिव हुआ, ये इंडिकेट करता है कि टेंजेंट ऑफ फाई इज़ नेगेटिव। टेंजेंट ऑफ फाई नेगेटिव होने का मतलब है कि फाई जो है, फाई इज़ एन ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये तो पहला कंडीशन है। जैसे ही m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2, इसका वैल्यू जैसे ही हमें पॉजिटिव मिलता है, इसे कैलकुलेट करने से अगर पॉजिटिव मिलता है, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि ये वाला जो है, ये थीटा एक्यूट एंगल है, और ये फाई जो है, ये फाई ऑब्ट्यूज एंगल है। और इसी का उल्टा अगर सिनेरियो आता है, इसका उल्टा मतलब कि
अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं और ये नेगेटिव आता है तो ये दो कंडीशन हमें बताएगा कि टेंजेंट ऑफ थीटा इन दिस केस इज़ नेगेटिव। देखिए अगर ये वाला टर्म नेगेटिव आता है दैट मीन ये नेगेटिव हो जाएगा, इसके नेगेटिव होने का मतलब है विच इज़ इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा, तो टेंजेंट ऑफ थीटा नेगेटिव हो जाएगा। टेंजेंट ऑफ थीटा नेगेटिव होने का मतलब है कि थीटा इज़ एन ऑब्ट्यूज एंगल, थीटा इज़ एन ऑब्ट्यूज एंगल। और जैसे ही ये टर्म नेगेटिव होगा, ये वाला टर्म अगर नेगेटिव होता है उसे जब हम नेगेट कर देते हैं, नेगेटिव टर्म को नेगेट कर देने से वो पॉजिटिव हो जाता है, मतलब दिस ओवरऑल एक्सप्रेशन बिकम्स पॉजिटिव। इसके पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, ये पॉजिटिव हो गया, टेंजेंट ऑफ फाई पॉजिटिव हो गया, सो टेंजेंट ऑफ फाई इज़ पॉजिटिव। और ये इंडिकेट करेगा इस केस में फाई जो है, फाई इज़ एन अक्यूट एंगल। तो फिर अगर मान लिया आपको अक्यूट एंगल पता करना हो तो अक्यूट एंगल पता करने के लिए आप पहले इस वैल्यू को पता कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस वैल्यू को पता कर रहे हैं तो दो सिनेरियो आ सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं दो सिनेरियोज़ यहाँ पर कंसिडर कर रहा हूँ। एग्ज़ाम्पल 1, फॉर एग्ज़ाम्पल ये वैल्यू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2, इसका वैल्यू आया 2। सो दिस इज़ अ पॉजिटिव वैल्यू। सो इसका वैल्यू जैसे ही 2 आया उसका मतलब टेंजेंट ऑफ थीटा विच इज़ इक्वल टू 2 वो हो जाएगा, ये थीटा उस केस में वो हो जाएगा अक्यूट एंगल, क्योंकि टेंजेंट ऑफ एन एंगल का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है। और अगर मान ले कि ये वैल्यू नेगेटिव 2 आता है, सो नेगेटिव 2 जब आएगा उस केस में जो ये वाला वैल्यू होगा, ये वाला वैल्यू ऑब्वियसली ये नेगेटिव 2 आ रहा है इसका वैल्यू, मतलब इस केस में थीटा जो है अक्यूट एंगल नहीं है बल्कि थीटा ऑब्ट्यूज एंगल है। सो इस केस में थीटा जो है ऑब्ट्यूज एंगल है। यहाँ पर देखिए ये अगर नेगेटिव 2 आया तो ओवरऑल एक्सप्रेशन जो है ये 2 हो गया, ये ओवरऑल एक्सप्रेशन 2 हो गया। और इस केस में फाई जो है ये फाई हो जाएगा अक्यूट एंगल एंड टेंजेंट ऑफ फाई का वैल्यू क्या आ रहा है, टेंजेंट ऑफ फाई का वैल्यू 2 आएगा बिकॉज नेगेटिव ऑफ नेगेटिव 2 इज 2। सो टेंजेंट ऑफ फाई का वैल्यू 2 आया और ये बन गया इस बार अक्यूट एंगल। लेकिन पहले एग्जाम्पल में हमने क्या देखा था, अगर इसका वैल्यू 2 आता है देन टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2। इस केस में ये टेंजेंट ऑफ थीटा का वैल्यू 2 आया तो थीटा इज एन अक्यूट एंगल। मतलब ये बना कि अगर आप इसे कैलकुलेट करते हैं पॉजिटिव आता है तो टेंजेंट ऑफ अक्यूट एंगल इज दिस वैल्यू, लेकिन अगर इसका वैल्यू नेगेटिव आता है सो टेंजेंट ऑफ अक्यूट एंगल इसका नेगेटिव वैल्यू होगा। मतलब अगर ये नेगेटिव 2 आता है तो उसे नेगेट करना होगा। जैसे इस केस में हमने माना था कि m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2, ये नेगेटिव 2 अगर आता है तो ये हमें अक्यूट एंगल का एब्सोल्यूट वैल्यू, अक्यूट एंगल का टेंजेंट वैल्यू देगा। मतलब इसे हमें नेगेट कर देना होगा। नेगेटिव 2 को नेगेट करने से, यहाँ पर नेगेटिव साइन है देखें, नेगेटिव 2 को नेगेट करने से 2 होता है। तो इससे हम मतलब ये निकालेंगे कि अगर हम इसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, पॉजिटिव हुआ तो ठीक है पॉजिटिव ही, अगर इसका वैल्यू नेगेटिव आता है तो उसे हम नेगेट कर देंगे, मतलब इसका एब्सोल्यूट वैल्यू को कंसीडर कर रहे हैं। 2 आया तो 2, नेगेटिव 2 आया तो 2, 3 आया इसका वैल्यू तो 3 को कंसीडर करेंगे, नेगेटिव 3 आया तो भी 3 को कंसीडर करेंगे टू फाइंड आउट द अक्यूट एंगल। तो फिर टेंजेंट ऑफ अक्यूट एंगल, दो एंगल मिलेगा हमें, अक्यूट एंड ऑब्ट्यूज। सो टेंजेंट ऑफ अक्यूट एंगल इज ऑलवेज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू। तो हमें टेंजेंट ऑफ अक्यूट एंगल मिलेगा। अगर पूछा जाए टेंजेंट ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर इसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू है उसे कंसीडर करके फिर उसे नेगेट कर देना होगा, मतलब हर बार नेगेटिव वैल्यू को कंसीडर करना होगा, तब हमें टेंजेंट ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल मिलेगा। या फिर इस अक्यूट एंगल को हम अगर कैलकुलेट कर ले ये कितना है,
फिर यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ से हमें मिलेगा कि 180 डिग्री माइनस दिस एंगल, जो भी अक्यूट एंगल आएगा, लेट अस से कि थीटा अक्यूट एंगल है, सो 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू 5। सो 180 डिग्री से अक्यूट एंगल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें ऑब्ट्यूज एंगल मिलेगा। यहाँ पर देखिए 180 डिग्री से इस थीटा को माइनस कर देंगे तो हमें ऑब्ट्यूज एंगल मिलेगा। तो यहाँ से चलिए एक छोटा सा प्रॉब्लम हम सॉल्व कर लेते हैं। प्रॉब्लम ये है कि स्लोप ऑफ टू लाइंस, दो लाइंस का स्लोप जो है गिवन है। एक का स्लोप है स्क्वायर रूट ऑफ 3, दूसरे का स्लोप है 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। सो सिनेरियो सिंपल है, एक 60 डिग्री का एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ, बिकॉज टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3, और दूसरा 30 डिग्री का एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ। लेकिन ये जो है, मैं आपको कोई ख़ास एक चीज़ समझाने के लिए कह रहा हूँ। ये सब हम कैलकुलेट नहीं करते हैं, हम डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई करके दो लाइंस के बीच का एंगल पता करते हैं। वही क्वेश्चन में पूछा गया है, फाइंड द अक्यूट एंगल बिटवीन दोज टू लाइंस। सो इसे इंडिविजुअली हम कैलकुलेट नहीं करते हैं कि यहाँ पर टेंजेंट ऑफ विच एंगल इज स्क्वायर रूट ऑफ 3, मतलब ये लाइन, इस स्लोप वाला लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा। इंडिविजुअली हम कैलकुलेट नहीं करते हैं क्योंकि हमेशा कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं होगा। अगर मान लें यहाँ पर वैल्यू 2 दिया हुआ रहता तो आप क्या कहते हैं कि टेंजेंट ऑफ विच एंगल इज इक्वल टू 2। यहाँ पर मान ले 3 दिया हुआ रहता तो टेंजेंट ऑफ विच एंगल इज इक्वल टू 3। सो उस तरह से हम कैलकुलेट नहीं करते, हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। ये आपको ग्राफिकली ये चीज़ दिखाने के लिए कि कैसे ये दो जो स्लोप का वैल्यूज़ है, जिससे कि हम उसका एंगल पता कर सकते हैं, उन एंगल्स के हिसाब से कैसे इनके बीच का जो एंगल होगा, अक्यूट एंगल होगा, जो कि हम कैलकुलेट करके देखेंगे, वो फिगर में हम कंपेयर करेंगे। इसीलिए मैं पहले ही आपको ये चीज़ बता दे रहा हूँ। सो यहाँ पर पहला जो लाइन है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 30 डिग्री का एंगल बने कुछ ऐसा। इसका स्लोप है 1 डिवाइडेड बाई रूट 3, इसका स्लोप m1 है एंड दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई रूट 3। और दूसरा जो हमें लाइन मिलेगा उसका स्लोप गिवन बाय m2 एंड दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3। हमें इनके बीच का जो अक्यूट एंगल होगा वो पता करना होगा। ये एक एंगल, ये एक एंगल, इनमें से एक अक्यूट है, दूसरा ऑब्ट्यूज है। तो अक्यूट एंगल के लिए लेट अस से कि गामा इज़ द अक्यूट एंगल। गामा, चलिए थीटा ही रख देता हूँ, थीटा इज़ द अक्यूट एंगल, ये हमने मान लिया। लेट थीटा बी द अक्यूट एंगल। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि टेंजेंट ऑफ थीटा इज़ इक्वल टू absolute value of m2 minus m1 divided by 1 plus m1 m2 कर देता हूँ, m1 इंटू m2। हम m2 इंटू m1 भी कह सकते हैं, कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है। सो अब वैल्यूज़ को यहाँ पर अगर पुट करते हैं तो m2 के लिए स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस m1 के लिए 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस, पहले m1 लिखा हुआ है ना, तो 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू m2 इज़ स्क्वायर रूट ऑफ 3, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू। सो जब हम इसे कैलकुलेट कर रहे हैं तो न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ 3 है और यहाँ पर हमें 3 मिल जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज़ 3 माइनस 1, ये तो बन गया न्यूमरेटर। और फिर डिनोमिनेटर में देखें, ये बन जाएगा 1 प्लस, इसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 1 होगा। सो दैट विल बी इक्वल टू 3 माइनस 1 इज़ 2, और ये वाला 2, और न्यूमरेटर का जो डिनोमिनेटर है ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सो दैट इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई रूट 3। एंड हमें पता है कि 1 डिवाइडेड बाई रूट 3 इज़ इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री, और जो अक्यूट एंगल का टेंजेंट वैल्यू है वो 30 डिग्री के टेंजेंट वैल्यू के अगर बराबर होगा तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि द अक्यूट एंगल इज़ इक्वल टू 30 डिग्री।
तो जैसे कि शुरुआत में ही हम बात कर रहे थे, अगर किसी का स्लोप स्क्वायर रूट ऑफ 3 होता है, लेट अस से दिस एंगल इज अल्फा, तो टेंजेंट ऑफ अल्फा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 अगर होगा, इसका स्लोप कम होगा, तो यहाँ पर ये 1 डिवाइडेड बाई रूट 3, सो 1 डिवाइडेड बाई रूट 3, सो टेंजेंट ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई रूट 3 अगर होगा, तो इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री। सो दिस एंगल ये जो एंगल है, ऑब्वियसली दिस एंगल इज़ 30 डिग्री। हम जस्ट चेक कर रहे हैं इसे कि जो कैलकुलेट करके हम लोगों ने पता किया वो ठीक है या नहीं। एंड ये जो स्लोप है स्क्वायर रूट ऑफ 3, सो स्क्वायर रूट ऑफ 3 ये जो स्लोप है ये हमें ये बताएगा कि ये एंगल, लेट अस से दैट इज़ बीटा, सो टेंजेंट ऑफ बीटा इज इक्वल टू, सो इट इंडिकेट्स कि बीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये जस्ट हम लोग चेक कर रहे हैं, हमारा कैलकुलेशन यहीं पर ख़त्म हो गया कि हमसे पूछा गया एक्यूट एंगल पता करना, तो यहीं पर कैलकुलेशन ख़त्म हो गया, हम टेस्ट कर रहे हैं इसे। तो दिस एंगल, दिस बीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। हाँ, यहाँ पर मैं एब्सोल्यूट वाला साइन जो है यहाँ पर मैंने हटा दिया था, ये हटाना नहीं चाहिए था मुझे। सो अब यहाँ पर ये जो है यहाँ पर हम इसे हटा सकते हैं क्योंकि क्लियरली दिख रहा है ये 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 है। हाँ, इसमें वापस आ रहा हूँ मैं। तो ये एंगल 60 डिग्री का हुआ। अब आप गौर से देखिए, अगर ये 60 डिग्री होगा तो ये 120 डिग्री होगा। अब ये अगर 120 डिग्री हुआ, ये अगर 30 डिग्री हुआ, तो फिर दोनों मिला के 150 डिग्री, और फिर बचा हुआ 180 बनाने के लिए बचा हुआ ये वाला जो एंगल होगा ये 30 डिग्री का होगा। ये 30 डिग्री हुआ तो ये भी 30 डिग्री होगा, ये 30 डिग्री होगा तो ये ऑब्वियसली 150 डिग्री होगा, ये क्योंकि दोनों को मिला के 180 डिग्री होना है। हाँ, यहाँ पर जैसे कि हमने देखा था यहाँ पर कैलकुलेट करके ये 30 डिग्री के बराबर हुआ जो एक्यूट एंगल है। तो अगर यहाँ पर हमसे पूछा जाता कि एक्यूट एंगल के जगह पे अगर मान ले आपसे पूछा जाता कि ऑब्ट्यूज़ एंगल क्या है, ऑब्ट्यूज़ एंगल का वैल्यू क्या है, तो हम ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, एक्यूट एंगल का वैल्यू यहाँ पर पता कर लेते हैं और उसके बाद हम कहते हैं कि अगर एक्यूट एंगल 30 डिग्री का होगा, इसका मतलब ऑब्ट्यूज़ एंगल जो है, ऑब्ट्यूज़ एंगल, दैट ऑब्ट्यूज़ एंगल विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एक्यूट एंगल, and that will be equal to 150 डिग्री। 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू 150 डिग्री। तो जो भी पूछा जाता है आपसे उसके लिए आप पहले तो एक्यूट एंगल का वैल्यू पता कर लें, उसके बाद आप ऑब्ट्यूज़ एंगल का वैल्यू 180 डिग्री माइनस दैट एक्यूट एंगल कर दें तो आपको ऑब्ट्यूज़ एंगल मिल जाएगा। या फिर आप इसे ऐसे भी अप्रोच कर सकते हैं, लेट थीटा बी द ऑब्ट्यूज़ एंगल, उसके बाद आप यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन लगा दें तो ये ओवरऑल ही नेगेटिव ही होगा। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब पॉजिटिव वैल्यू, उसे हमने नेगेट कर दिया तो ओवरऑल ही ये नेगेटिव ही होगा। और ये नेगेटिव होने के कारण ये आ जाएगा नेगेटिव ऑफ 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3। सो ये जो वैल्यू है ये हमें बताएगा कि दैट विल बी इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 150 डिग्री। सो आप इसे ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड प्रोसीड्योर है वो ऐसा ही है कि पहले आप एब्सोल्यूट वैल्यू पता करें, वो टेंजेंट ऑफ एक्यूट एंगल के बराबर होगा और वहाँ से आप ऑब्ट्यूज़ एंगल का वैल्यू पता कर सकते हैं। अब हम लोग आगे क्या करेंगे कि जो लाइंस के, स्ट्रेट लाइंस के जो इक्वेशन बनते हैं उसके सिंपलेस्ट फॉर्म से फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे। उसका सिंपलेस्ट फॉर्म है, अगर स्ट्रेट लाइन जो है ये हॉरिजॉन्टल लाइन हुआ मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल हुआ, या फिर वर्टिकल लाइन हुआ यानी कि वाई एक्सिस के पैरेलल हुआ, तो वैसे में उसका जो इक्वेशन बनता है स्ट्रेट लाइन का वो कैसा बनता है। फिर आगे हम स्लैंट लाइन के लिए जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है जिसे कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहा जाता है वो भी देखेंगे, और भी जो फॉर्म पॉसिबल है वो भी हम देखने वाले हैं। जो इक्वेशंस बनने वाले हैं, जो फार्मूला बनने वाला है, वो सब हम लोग अब आगे के वीडियोज़ में देखेंगे। और जाते जाते मैं आपको बता दूं कि उन वीडियोस को देखने के लिए आप इस चैप्टर के प्लेलिस्ट को ओपन कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।